चलो देखो, तो कल हमने स्टार्ट किया था क्या, रजिस्टर्स। तो रजिस्टर्स का बेसिक बता दिया था कि रजिस्टर्स का मतलब क्या होता है कि सीपीयू जब भी प्रोसेसिंग करता है तो प्रोसेसिंग करने के दौरान उसे एक टेम्परेरी मेमोरी चाहिए, दैट इज रजिस्टर। रजिस्टर किससे मिलकर बनी है, फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी है। और फ्लिप फ्लॉप वास्तविकता में क्या है, कई सारे ट्रांजिस्टर्स का एक सर्किट है। क्या है, कई सारे ट्रांजिस्टर का एक सर्किट है, और ये सर्किट क्या करेगा, एक बिट डेटा स्टोर करेगा। और रजिस्टर्स में क्या है, कई सारे फ्लिप फ्लॉप होते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई, तो ये चीज चलती है। तो अगर हम बात करें रजिस्टर्स के ऊपर, तो रजिस्टर्स बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। वैसे तो और भी प्रकार के निकाले जा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ 3 ही पढ़ेंगे। कौन कौन से, तो पहले होते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर, जनरल पर्पस रजिस्टर। दूसरे होते हैं स्पेशल पर्पस रजिस्टर, और तीसरा होता है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर, तो 3 तरह के रजिस्टर्स होते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर, स्पेशल पर्पस रजिस्टर एंड एक्यूमुलेटर। बात आई समझ में, कितने तरह के रजिस्टर्स हैं, 3 तरह के, जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस एंड एक्यूमुलेटर। अब ये आप समझना चाहते हो तो सबसे पहले एक सिंपल सा उदाहरण देकर आपको समझाएं। इससे मान लो कि आपके परिवार में, माना कि आप सबसे छोटे हो, कौन हो, सबसे छोटे, ठीक है, कोई है आप में से अपने परिवार में छोटा, सबसे छोटा, चलिए। तो अगर आप छोटे हो तो जैसे सपोज करो घर में दीपावली की सफाई हो रही है, क्या हो रही, दीपावली की सफाई हो रही है, ऊपर क्या करना है, पुताई करनी है। कौन करेगा, कौन करेगा, छोटा करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। घर में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लड़कों के साथ होती है, घर में क्या हो रहा, कंस्ट्रक्शन हो रहा, एक मजदूर नहीं आया, काम कौन करेगा, छोटा करेगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, किसी न्योता में जाना है, कोई जा नहीं रहा, कौन जाएगा, छोटा जाएगा, कोई जा नहीं रहा, बड़े ने कहते कि भाई हम नहीं जा पाएंगे, हम बहुत बिजी हैं, कौन जाएगा, छोटा जाएगा। अब हुकूक की तरफ बिजी, हमको बिजी है, काम करना है, तो पढ़ के जाएगा, नहीं जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो वैसी है कि भाई वो सब काम करता है, क्या करता है, सब आवश्यकता के हिसाब से वो सारे कार्य करने के लिए क्या किया गया है, ट्रेंड है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, और वही चीज यहाँ पे लेके चलो। तो जनरल पर्पस का मतलब क्या है, बस यहाँ सुनो। तो अगर हम तुमसे कहें कि जनरल पर्पस रजिस्टर, कि भाई जहां आवश्यकता पड़े वहां इस्तेमाल हो, मतलब वह रजिस्टर जो आवश्यकता अनुसार डेटा व इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर सके। मतलब डाटा भी स्टोर कर सकते हैं और इंस्ट्रक्शन भी स्टोर कर सकते हैं, उसी को क्या कहा गया, जनरल पर्पस रजिस्टर। इन्हें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जरा देखो। इन्हें रिप्रेजेंट करने का तरीका है भाई R1, R2, R3 और यही RS, ठीक है। तो इनका जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका वो ये है। तो अगर हम तुमसे कहें R1, R2, R3 रजिस्टर्स हैं, तो किन रजिस्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर्स के बारे में बात की जा रही है। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत। चलिए, जब जनरल पर्पस रजिस्टर हो जाते हैं तो हम बात करते हैं स्पेशल पर्पस रजिस्टर से। और बेसिकली अगर तुमसे बात कही जाए तो तुम्हारे एग्जामों में सबसे ज्यादा कौन आता है, स्पेशल पर्पस रजिस्टर ही आते हैं। कौन आता है, स्पेशल पर्पस रजिस्टर ही पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्स में सबसे ज्यादा कौन से पूछे जाते हैं, स्पेशल पर्पस रजिस्टर। अब जैसा नाम ही फिक्स है, स्पेशल पर्पस रजिस्टर, ठीक है। अब देखो जैसा नाम बताया, घर में एक छोटा लड़का होता है, वो सारे काम करता है, तो जनरल पर्पस में। तो आपके परिवार में एक ऐसा व्यक्ति भी होता है जो किसी कार्य के लिए विशेष तौर पर बुलाया जाता है। जैसे मान लो आपके घर में क्या है, कोई बीमार है, हॉस्पिटल जाना है, तो आप देखो कि आपके परिवार में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जिस डॉक्टर हॉस्पिटल की बहुत अच्छी समझ होती है, देखते हो। या फिर आपको कार खरीदनी है या कार रेंट पे लेनी है, तो आप देखो कि आपके सर्किल में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा जरूर होता है जिसे कुछ पता हो या ना पता हो, कार के बारे में जरूर पता होता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो कौन है कि भाई वो अपने किसी क्षेत्र विशेष के लिए
काम में आते हैं, बाकी कभी हम उन्हें याद नहीं करते। हम उन्हें कभी याद नहीं करते, कब करते हैं? जब उनकी आवश्यकता पड़ती है। ऐसा होता है। तो वही चीज यहाँ पर अप्लाई हो जाती है। मतलब रजिस्टर जो हर जगह इस्तेमाल में नहीं लाए जाएंगे, लेकिन जब उनका कार्य आएगा, जब मतलब उनका स्पेसिफिक टास्क आएगा, तभी हम उनको बुलाएंगे। तो रजिस्टर मतलब देखो, वह रजिस्टर जो अपना निर्धारित विशेष कार्य करे, अपना निर्धारित विशेष कार्य करे, मतलब वह रजिस्टर जो उनके द्वारा, मतलब उनके लिए जो काम निर्धारित किया गया है वही करें, उन्हें क्या कहा जाएगा? स्पेशल पर्पज रजिस्टर। और यहीं से सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं रजिस्टर्स में। तो सबसे पहला सवाल होता है कि भाई यहाँ पर कुछ टर्म आएंगे, MAR। क्या आएगा? MAR। तो फुल फॉर्म भी पेपर में आता है, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली फुल फॉर्म आएगा कि MAR का पूर्ण रूप क्या है। MAR का पूर्ण रूप क्या है? तो ये पेपर में कई बार आता है, काम तो आएगा ही आएगा, लेकिन फुल फॉर्म ज्यादा आता है। ठीक है, तो लास्ट जब हमें पेपर का याद है CPCB का ही, तो उसमें MAR का पूरा नाम पूछा गया था। ठीक है, चलिए, तो MAR का पूरा नाम क्या है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MAR का पूरा नाम क्या है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अब इसका अर्थ क्या है भाई? तो देखो, हमें पता है कि हमारे कंप्यूटर में सारे काम कौन करता है? हमारे कंप्यूटर में सारे काम कौन करता है? CPU करता है। सारे काम करने वाला कौन है? CPU है, ये तो आप सभी जानते हो। ठीक है, अब CPU जब काम कर रहा होगा, जब सपोज करो CPU P1 पे काम कर रहा है, किस पे काम कर रहा है? P1 पे काम कर रहा है। ठीक है, और हमें पता है कि P1 1 सेकंड में पूरा हो जाएगा, 1 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद क्या स्टार्ट करेगा? P2 पे काम स्टार्ट होगा। क्लियर है? तो जरा सपोज करो कि अगर P1 कंप्लीट होने के बाद P2 पे काम शुरू होगा और वो P2 से डाटा फेच करेगा, तो टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? मतलब P1 और P2 के बीच में गैप आ जाएगा। समझ रहे हो? मतलब एक चीज पूरी करने के बाद अगर आप दूसरी चीज शुरू करते हो तो बीच में गैप आ जाता है। और हम जानते हैं कि CPU एक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रिसोर्स है, और उसके समय को हम बेवजह बर्बाद नहीं करते। तो हम क्या करते हैं? हम पहले ही सोच के रख लेते हैं कब कौन से काम करके रखने हैं। मतलब P1 खत्म नहीं हो पाता, इससे पहले हम क्या तैयार करके बढ़ जाते हैं? P2 खत्म नहीं हो पाता, हम क्या स्टार्ट करके बढ़ जाते हैं? P3। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जिससे जो बीच का गैप है वो नहीं आए, और गैप नहीं आएगा तो स्पीड बढ़ जाएगी। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? क्लियर है? तो हम लॉजिक समझाना चाह रहे हैं। तो होता क्या है कि अगर जब P1 पे काम हो रहा होगा, तो उसी दौरान क्या होगा? हम क्या करेंगे? P2 के एड्रेस को, कि भाई P2 अभी हम रन करने वाले हैं, इसके एड्रेस को स्टोर करके बैठ जाएंगे, जिससे जैसे P1 खत्म होगा हम P2 के एड्रेस से क्या उठा लेंगे? P2 उठा लेंगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हमारे पास क्या है? हम P2 के एड्रेस को पहले ही रखे हुए हैं। P1 पे काम चल रहा है, काम चलने के दौरान ही हमने क्या कर दिया? जो अगली प्रोसेस है जो P2 है, उसकी एड्रेस को, भैया ये इंस्ट्रक्शन कहाँ सेव है? ठीक है, मैं पता है ये खत्म होगा तो P2 स्टार्ट करना पड़ेगा, तो P2 कहाँ सेव है उसके एड्रेस को पहले अपने पास रख लेंगे, जिससे क्या हो कि जैसे ही P2 के बारे में बताया पूरी मेमोरी खंगालनी ना पड़े, हम उस लोकेशन थ्रू डायरेक्ट वहां पहुंच जाए। क्योंकि खंगालने में ढूंढने में टाइम तो लगता है, और हम उस टाइम को बचा रहे हैं। तो एक ऐसा रजिस्टर जो अगले एग्जीक्यूट होने वाले, जो अभी हो रहा है तो हो ही रहा है, लेकिन अगले नेक्स्ट नंबर पे कौन प्रोसेस आएगी उसके एड्रेस को स्टोर करे, वो कौन है? MAR। और आप फुल फॉर्म करो, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मतलब एक ऐसा रजिस्टर जो मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करेगा। कौन से मेमोरी के एड्रेस को? अगले रन होने वाले इंस्ट्रक्शन के मेमोरी एड्रेस को। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हम बीच में जो समय आएगा, जो गैप लगेगा, हम उस गैप को अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो गैप कहीं ना कहीं स्पीड को क्या कर देगा? स्लो कर देगा। समझ पा रहे हैं? चलिए, तो MAR का काम क्या है? बड़ा सिंपल सा काम है। अगले एग्जीक्यूट होने वाले निर्देश के पते को क्या करना है?
स्टोर करना है, हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? MAR की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, तो यहाँ पर MAR पूरा हुआ। अगला जो आता है दैट इज MDR। कौन आएगा? MDR आएगा। MAR के बाद जो नेक्स्ट आएगा दैट इज MDR। आगे देखें पर, तो आप में से कोई मुझे MDR का फुल फॉर्म बताएगा? मेमोरी डेटा रजिस्टर। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या है? मेमोरी डेटा रजिस्टर। मेमोरी डेटा रजिस्टर। ठीक है, मेमोरी डेटा रजिस्टर। और अब तुमसे एक सिंपल सवाल पूछूं, मैं तुम्हें एक इंस्ट्रक्शन दूं, तुम्हें जोड़ना है, एडिशन। इंस्ट्रक्शन क्या है? जोड़ना है। तो तुम्हारे ओर से किस चीज की मांग की जाएगी? किस चीज की मांग की जाएगी? अगर मैंने तुम्हें एक इंस्ट्रक्शन दिया कि जाओ, तुम क्या पूछोगे? कहाँ जाएं? हमने बोला जोड़ना है, तो किसे जोड़ना है? समझ में आ रही थी नहीं? तो इंस्ट्रक्शन तो हम तुम्हें दे रहे हैं, जाना, जोड़ना, लेकिन इन दोनों कामों को करने के लिए हमें उसको क्या देना पड़ेगा? कुछ डेटा देना पड़ेगा कि भाई क्या जोड़ना है, कहाँ जाना है। तो सीपीयू को हम इंस्ट्रक्शंस तो देते हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शंस पे काम करने के लिए क्या चाहिए? डेटा चाहिए। और डेटा चाहिए तो डेटा को भी स्टोर करना पड़ेगा। और वो डेटा कहाँ स्टोर होगा? MDR। तो किसी भी निर्देश के लिए आवश्यक डेटा कहाँ स्टोर रहेगा? MDR में। तो क्या हो जाएगा? निर्देश के एग्जीक्यूशन के दौरान, निर्देश के एग्जीक्यूशन के दौरान, एग्जीक्यूशन के दौरान आवश्यक डेटा को स्टोर करने के लिए इसकी आवश्यकता होगी। जरा बताओ, MDR की आवश्यकता होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो किसी भी निर्देश के एग्जीक्यूशन के दौरान हमें किसकी आवश्यकता होती है? MDR की आवश्यकता होती है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक कोई आपत्ति, कोई समस्या? चलिए, तो यहां अगर हम बात करते हैं तो अगला हमारा जो आएगा उस पर फोकस करो। ठीक है, तो MAR हो गया, MDR हो गया। तो अगला हमारा आएगा MDR। क्या आएगा? MDR आएगा। अब MDR के साथ एक छोटा सा एक प्रॉब्लम है, मेरी ओर से तरफ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत सारी किताबों में प्रॉब्लम है MDR, क्योंकि वहां MDR का जिक्र नहीं आता। ठीक है, MDR को कुछ ही लोग हैं जो अलग कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग MDR को अलग से नहीं पढ़ाते, वो उसे MDR में ही पढ़ाते हैं। ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसको समझने के लिए पहले इसको फुल फॉर्म में बात करते हैं। इसका पूरा नाम क्या है? मेमोरी बफर रजिस्टर। मेमोरी बफर रजिस्टर क्या नाम है? मेमोरी बफर रजिस्टर। ठीक है, फुल फॉर्म ने देख लिया। अब मेरा एक सवाल है, अब थोड़ा देर कंप्यूटर को साइड में करते हैं और कंप्यूटर के अतिरिक्त कहीं बाहर जाके हम एक शब्द पूछते हैं कि बफर स्टॉक। ये शब्द आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, ये शब्द आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, बफर स्टॉक। इसका कंप्यूटर से कोई संबंध नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, इसका कंप्यूटर से कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी ये न्यूज़पेपर में काफी आता है। तो इस शब्द को किसने सुना है? बफर स्टॉक शब्द सुना है? नहीं सुना? पीछे नहीं, वो अलग होता है, वो बुफे होता है। क्या होता है बफर? चलिए, आप ये बताओ कि आप लोगों में से ज्यादातर लोग घर में खिचड़ी खानी होती है, तो आप में से जब गेहूं होता है तो गेहूं को मंडी में बेच जाते हो, सरकार को बेचते कि नहीं बेचते? अब सरकार वो गेहूं कलेक्ट करती है, उस गेहूं को करती क्या है? इकट्ठा करके रख लेती है, अपने पास स्टॉक में रख लेती है। ठीक है, और उस स्टॉक को क्या कहा जाता है? बफर स्टॉक।
जो गेहूं खरीदती है उसको अपने पास रख लेती है, स्टोर करके स्टॉक बना के, एंड दैट स्टॉक इज नोन एज बफर स्टॉक। अब बात आती है बफर स्टॉक क्यों कहते हैं और क्यों करती है सरकार ऐसा? कि सपोज करो किसी साल क्या हो जाए, गेहूं खराब हो जाए, चावल खराब हो जाए, पूरी फसल बर्बाद हो जाए, प्राइस तो एकदम शूट अप कर देंगे, महंगा बिकेगा, अमीर लोग तुम जैसे खरीदे खा लेंगे। देखो वास्तविकता में बात यही है कि आप में से ज्यादातर वो जो लोग हैं वो हमारे यहाँ के संपन्न लोगों में शामिल हैं। भारत की बहुत बड़ी आबादी बहुत ज्यादा गरीब है, समझ में आ रही है? हमें दिखती नहीं है क्योंकि हम नॉर्मली उस चीज को इग्नोर मार देते हैं, लेकिन आज भी काफी बड़ी आबादी के साथ समस्या क्या है? खाने की समस्या है। समझ में आ रही है? इवन अगर बात की जाए कि आप और हम जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनकी जो थाली है, इनकी जो फूड बास्केट है, ये भी क्या है? बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, इट इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड डिफिशिएंट इन प्रोटीन। प्रोटीन डिफिशिएंट डाइट पे तुम और हम यहाँ जो जितने लोग बैठे हुए हैं, मोस्टली जो थाली है उसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट भरा भरा हुआ है, प्रोटीन नहीं है। समझ में आ रही है? क्या करते हैं? दाल चावल बढ़िया खाते हैं, चावल इतनी प्लेटें भर के, दाल इतनी सी कटोरी में। तो रियल में यही है, हम लोग दाल कम खाने लगे हैं, अब दाल की न्यूट्रिशन वैल्यू भी डिक्रीज हो गई है पहले की तुलना में, इसलिए प्रोटीन इंटेक क्या हो गया? कम हो गया। और आप जरा देखो कि अपने एरिया में ज्यादातर लोगों की जो समस्या है, इसके बहुत बड़ा रीजन क्या है? प्रोटीन डिफिशियंसी नहीं है। हम खाने में क्या खाते हैं? दाल चावल आलू, ये सब किसका सोर्स किसका है? कार्बोहाइड्रेट। सिंपल सी बात है, समझ में आ रही है? तो सरकार कहती है कि भाई तुम तो खरीद लोगे लेकिन गरीब लोग नहीं खरीद पाएंगे, तो उनके लिए क्या करती है? स्टॉक बना के रखती है कि जब अगर महंगाई एकदम से बढ़ जाएगी तो सरकार क्या करेगी? लोगों को कम कीमत पर अनाज उपलब्ध कराएगी। तो कहाँ से उपलब्ध कराएगी? इस स्टॉक से। तो एक ऐसा स्टॉक जो अभी के लिए इस्तेमाल में नहीं लाया जाएगा, लेकिन हाँ भविष्य के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा, उस स्टॉक को क्या कहा गया? बफर स्टॉक। तो बफर स्टॉक क्या है? कि वह स्टॉक जो वर्तमान में उपयोग में नहीं लाया जाता, लेकिन भविष्य में जब आवश्यकता पड़ेगी तब हम इसका प्रयोग करेंगे। ये कोरोना के टाइम पे आपने देखा होगा, कम से कम हम तो वो पीढ़ी हो जिसमें लगभग ज्यादा चीजें देख ली। ठीक है, एक इमरजेंसी बची क्या भविष्य पता, वो भी देख लो। ठीक है, चलिए इधर देखो। तो अब मेमोरी बफर रजिस्टर, अब एक ऐसा रजिस्टर है जो किसकी तरह करेगा? जो क्या काम करेगा? बफर, मतलब डेटा को स्टोर तो करेगा लेकिन अभी के लिए नहीं, भविष्य के लिए। तो अगर हम देखेंगे वह एमडीआर जिसमें स्टोर डेटा वर्तमान में उपयोगी ना होकर कब के लिए हो? भविष्य के लिए उपयोगी हो सकता हो, उसे क्या कहेंगे? उसे एमडीआर कहेंगे, क्या? यहाँ एमडीआर ही लिखा है मैंने, एमडीआर एक्चुअली है तो डेटा रजिस्टर है, तो क्या डेटा रजिस्टर ही तो है। तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे राइटर इसे एमडीआर के अंतर्गत ही पढ़ाते हैं। तो बहुत सारे राइटर इसे एमडीआर के अंतर्गत ही पढ़ाते हैं, तो उस चीज को भी तो जस्टिफाई करना पड़ेगा कि भाई एमडीआर में पढ़ाया तो उन्होंने, सीधी सी बात है, योग्य लोग हैं जिन्होंने किताबें लिखी, तो क्यों एमडीआर के अंतर्गत डाला? क्योंकि वास्तविकता में इसकी प्रकृति कैसी है? डेटा स्टोर करने की है। बस अंतर किस बात का है? इसका डाटा हाल ही यूज ना करके और उसके लिए चाहता है कि भाई शायद आगे आवश्यकता पड़े। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसके पीछे रीजन समझ में आ गई? चलिए अगला हम बात करते हैं पीसी। अगर हम इस पे बात करेंगे, पीसी पे बात करेंगे, तो पीसी पे अगर हम बात करना स्टार्ट करें तो पीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, यहाँ है प्रोग्राम काउंटर। और एग्जाम में सबसे ज्यादा बात पूछे जाने वाला प्रोग्राम काउंटर, सर्वाधिक पूछे जाने वाला रजिस्टर में से एक है। तो पीसी या प्रोग्राम काउंटर सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, पीसी या प्रोग्राम काउंटर सबसे ज्यादा बार पूछा जाएगा।
तो अब इसका मतलब क्या हुआ, और एक कई बार पेपर में आता है, जितने रजिस्टर्स के मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ अभी हम इसके बारे में क्वेश्चन पूछेंगे तुमसे भी थोड़ी देर बाद। तो पीसी का मतलब क्या हुआ, ये देखो वह रजिस्टर जो अगले एग्जीक्यूट होने वाले निर्देश को स्टोर करे। और याद रखो कि भाई जब हम P1 पे काम कर रहे थे और P1 खत्म होने पर आ जाएगा तो वो क्या करेगा, पीसी प्रोग्राम काउंटर P2 को भी स्टोर करके रख लेगा, जिससे क्या हो जस्ट P2 को शुरू किया जा सके। और वो कहाँ स्टोर होगा, पीसी में, प्रोग्राम काउंटर में, ठीक है। और पीसी डाटा स्टोर करने से पहले किस रजिस्टर का इस्तेमाल करेगा, MAR का, समझ में आ रही है, इसका इस्तेमाल करेगा, MAR का इस्तेमाल करेगा। तो उसी के साथ वही का जो डाटा तक पहुंचेगा MAR ही तो पहुंचाएगा कि एड्रेस किसके पास था, MAR के पास। तो MAR कहेगा कि भाई जाओ इस लोकेशन पे, वहां से डेटा उठा के स्टोर कर दो। क्लियर हुआ, चलिए उसके बाद आएगा हमारा अगला, दैट इज IR। तो अगर हम बात करते हैं IR के बारे में, IR इसे मैंने अपनी ओर से एक नाम दिया है CIR, ठीक है। एक है IR और एक है CIR। अब CIR जो चेंज है वो मेरा खुद का है, समझ में आ रही है, ये जो चेंज तुम देख रहे हैं IR का CIR में, ये मेरे द्वारा दिया गया चेंज है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो हम चेंज करते हैं पेपर वाले पूछे नहीं, ऐसा नहीं है, ये पहली बार नहीं होगा कि हमने थोड़ा सा चेंज किया तो पूछा ना जाए, ये चेंज पूछा जाता है कई बार, ठीक है। लेकिन नॉर्मली बुक में क्या नाम मिलेगा, IR। तो पहले फुल फॉर्म में बात करते हैं। तो IR का पूरा नाम क्या है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अब CIR आ गया तो C का बता दें, C का मतलब क्या है, करंट। C का मतलब क्या है, करंट। तो CIR का फुल फॉर्म पूछे तो करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, या IR का पूछे तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई अभी तक हम जो बात कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि P2 को स्टोर करना है, P2 के डेटा को स्टोर करना है, ये तो बात की है। अब मैंने तुमसे कहा यार P1 पे भी तो सोचो कुछ, जिस पे तुम काम कर रहे हो, तो वर्तमान में तुम जिस पर काम कर रहे हो वो IR। तो क्या हो जाएगा, वर्तमान में रन होने वाले निर्देश को IR स्टोर करता है। कौन स्टोर करता है, IR स्टोर करता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, CIR। कि भाई वर्तमान के साथ इसका रिजल्ट क्या है, संबंध है। संबंध किसके साथ है, वर्तमान के साथ। तो और बेहतर तरीके से तुम्हें याद रहे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये पूरी की पूरी क्या हो गए, हमारे रजिस्टर्स हो गए। अब अच्छा एक्यूमुलेटर्स पे अपन बात करेंगे, ठीक है। अगला कौन सा आएगा, एक्यूमुलेटर। तो मैंने एक सवाल दिया था तुम्हें, मैंने इंस्ट्रक्शन दिया कि जोड़ना है, तुम्हें क्या इंस्ट्रक्शन दिया, जोड़ना है। तो तुमने भैया किसको जोड़ना है, हमने बोला 3 और 2 को जोड़ना है। तो तुम्हारा जवाब आएगा क्या आएगा, तुम कोशिश करोगे और हमें दोगे जवाब भैया 5 दोगे। तो इस जवाब को भी कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। जैसे 3 + 2 = 5 हुआ, दिमाग में गया तो दिमाग में कहीं ना कहीं स्टोर कर लेते कुछ देर के लिए। तो CPU जब भी किसी निर्देश पे काम करेगा तो उस निर्देश पर काम करने के बाद हमें एक रिजल्ट तो मिलेगा, तो रिजल्ट को भी तो स्टोर करना पड़ेगा। इंस्ट्रक्शन को, उसके लिए डेटा को तो स्टोर कर ही रहे हैं, लेकिन रिजल्ट को भी हमें स्टोर करना पड़ेगा। और वो स्टोर कहाँ होगा, एक्यूमुलेटर में। तो क्या हो जाएगा, प्रोसेसिंग के बाद, इसके बाद प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट या आउटपुट, कौन स्टोर करेगा, इसके द्वारा स्टोर होगा। और यहाँ जो स्टोर वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको ये क्या, टेम्परेरी स्टोर है, टेम्परेरी होल्ड है, वो परमानेंट नहीं है, दैट इज टेम्परेरी। इसके लिए है वो टेम्परेरी है, बात आई समझ में।
यहाँ तक कोई समस्या आपको? डेटा को टेम्परेरी होल्ड करने के लिए यूज होता है। यहाँ तक कोई समस्या है किसी को, किसी प्रकार की? क्यों? यहाँ तक आगे चले अपन, चल सकते हैं? चलिए, तो यहाँ तक की कहानी किसकी हो गई? रेजिस्टेंस की पूरी हो जाती है। आप कुछ क्वेश्चन पूछें? चलिए, तो क्वेश्चन से बात करेंगे। चलो आंसर देख लिया वीर सिंह जी? आंसर आइया 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 आशीष आइया पीछे। सर डंडा कहाँ है? दिखाई दे रहा है? नहीं सर 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 एक सेकंड नहीं अभी हमारा डंडा दिखाई दे रहा है क्या? मैं बता रहा हूँ। मुझे दिख नहीं रहा। नहीं नहीं हाँ ये पड़ा हुआ है। पीसीएस पीसी क्या है? पीसी इसका आंसर है पीसी। क्या आंसर है? पीसी। चलो क्या पेपर में इतना टाइम थोड़ी मिलता है। नहीं ये बात ध्यान लाया। और कौन है? क्यों? आइया और कौन है? हाँ बुद्धिमान लोगों जाओ करो 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 बात सही से दूर करो दूर इम्पैक्ट सही पढ़ना चाहिए। क्या लिखा है सवाल में? कल समझाया था कुछ कि सवाल को सीधे सीधे आंसर में मत जंप मारा करो। नहीं वर्तमान निर्देश के पूर्ण सवाल मैंने कल एक लाइन बोली थी कि डायरेक्ट सवाल पढ़ के आंसर पे नहीं कूदना है। कूदोगे तो क्या होगा? यही होगा जो तुम अभी साफ कर रहे हो। अभी 3 को मारा, अगली बार सबको मारेंगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो सिंपली बात क्या है, सवाल पढ़ो। डैश का प्रयोग सीपीयू वर्तमान निर्देश के पूर्ण होने के बाद करेगा। वर्तमान निर्देश क्या हो गया? पूर्ण हो गया। तो हम किस पर काम करेंगे अब? अगले पर। और अगले के लिए किसका यूज करते हैं? पीसी का। पहले खुद से सवाल पूछा तो करो कि पूछा क्या गया है, ठीक है? और सीपी का पेपर तुम्हें अगर पास करना है तो बाकी एग्जामों में तुम्हें इतना दिक्कत नहीं आती। ये सीपी वाले ये चीज करते हैं। बात ही समझ में? उनके साथ एक विशेष समस्या है क्योंकि वो सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे ही। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखें। अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, जरा गैस रजिस्टर है जो निर्देश के लिए आवश्यक डेटा जो स्विच में उपयोगी है, को निर्धारित करेगा। ऑप्शन MBR PC and MBR। क्या आंसर इसका? MBR है।
क्यों है भैया? इसके लिए भविष्य में उपयोगी। यहाँ दो शब्द हैं, क्या? आवश्यक डेटा। पहला तो क्या डेटा रजिस्टर है, दूसरा भविष्य में उपयोगी। और भविष्य में उपयोगी तो MBR। ठीक है विष्णु जी, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अगला विषय बताएगा। तो अगर ये क्वेश्चन ठीक है, CPU द्वारा अगले निर्देश को S के माध्यम से फैच करें। ठीक है, चलिए बताओ सुनो, अब कल से हम ये वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, अब जरूरी थोड़ी है। फैच मतलब होता है इंफॉर्मेशन लेना, करेक्ट। आइए यार सवाल, तुम क्या दिक्कत है? सवाल बोलो। सीपीयू के द्वारा अगले निर्देश को, अब जैसे ही आया तो भाई सीपीयू भी आ गया, अगला इंस्ट्रक्शन भी आ गया, तो तुम्हारे दिमाग में अगले निर्देश संबंधित टर्म गूंजने चाहिए। तो अगले निर्देश को तुमने कहाँ करी है? दो जगह, एक MBR में और एक PC में, दो जगह करी। तो अगला क्या बोला? सीपीयू के द्वारा अगले निर्देश को फैच करने के लिए, वो डैश के माध्यम से फैच करने के लिए, फैच मतलब इंफॉर्मेशन लेनी है। तो भाई इंफॉर्मेशन अगर लेनी है तो भाई हम इससे लेंगे अगले निर्देश के बारे में बात की ना, कि अगले निर्देश के पते को, अगले निर्देश के बारे में बात की गई है, अगले निर्देश के बारे में बात की गई है, तो फिर दैट्स व्हाई आंसर इज। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हो? समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? ये कहानी किसके बारे में बात कर रही है? रजिस्टर्स के बारे में बात कर रही है। हम रजिस्टर्स के बाहर चलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने देखा कि आपके कंप्यूटर्स में आपका एक आर्किटेक्चर है, वो है जॉन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। लेकिन जॉन वॉन न्यूमैन के अलावा एक आर्किटेक्चर और है, एक डिजाइन और है, हम उस पर भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, एक नोट पे। तो देखो अब एक नोट लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? एक नोट। तो हमने आपको समझा दिया है कि जॉन वॉन न्यूमैन डिजाइन तो पढ़ा दिया। देखो सीपीयू में जॉन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के अतिरिक्त, जॉन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के अतिरिक्त हार्वर्ड आर्किटेक्चर का भी यूज होता है। ठीक है, तो दो तरह के डिजाइन है हमारे पास, एक कौन सा? जॉन वॉन न्यूमैन डिजाइन, और दूसरा हार्वर्ड आर्किटेक्चर। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक और डिजाइन है, दैट इज अ हार्वर्ड आर्किटेक्चर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो अगर हम तुमसे पूछें कि बताइए कि यदि कंप्यूटर जॉन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पर बेस्ड नहीं है तो यह डैश पर बेस्ड होगा। अगर जॉन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पर नहीं बेस्ड है तो फिर किस पर होगा? हार्वर्ड। दो ही आर्किटेक्चर फेमस है, जॉन वॉन न्यूमैन एंड हार्वर्ड। ठीक है, और हार्वर्ड पर बेस्ड कोई लेकिन कंप्यूटर पढ़ते हो आप। ठीक है, मार्क कौन सा? मार्क वन, क्योंकि इसमें आया था हार्वर्ड आइकन ने, जिसमें बनाया था हार्वर्ड आइकन ने। अब जिसने बनाया उसने अपना डिजाइन यूज किया था। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बाकी भी जितनी तुम पढ़ोगे, एनिएक, एडवेक, एडसेक, यूनिवेक, ये सब किस पर बेस्ड है? किस पर बेस्ड है? जॉन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो, जब तुम इतना पढ़ लोगे तो हम अगले तरफ चलते हैं। तो अभी तक आपने देखा कि इस पूरी की पूरी मूवी का एक सोलो हीरो कौन है? माइक्रो प्रोसेसर है।
पूरी की पूरी आर्किटेक्चर में पढ़ाना स्टार्ट किया, सारे काम कौन करता है? माइक्रो प्रोसेसर करता है। तो अगर सपोज करो कि माइक्रो प्रोसेसर इतना सारा काम करेगा तो उस पर लोड भी ज्यादा पड़ेगा, और लोड ज्यादा पड़ेगा तो कई बार उसके जो प्रमुख कार्य है, उसके जो बेसिक कार्य हैं, उन बेसिक कार्यों की जो गुणवत्ता है वो प्रभावित होना शुरू हो जाती है। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? उसके साथ में साइड लोड लगानी पड़ेगी। अकेले कब तक काम करेगा बेचारा? हमारे क्लियर? तो अकेले काम ना करे, थोड़ा उस पर लोड कम हो जाए तो हम क्या करते हैं? उसके साथ में कुछ एडिशनल चीजें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। करते नहीं है, लेकिन हाँ हमारे पास एक ऑप्शन हमेशा बना रहता है कि हम चाहे तो सीपीयू के लोड को कम करने के लिए, माइक्रो प्रोसेसर पे कार्य के बोझ को कम करने के लिए कुछ अतिरिक्त चिपें भी लगा सकते हैं। और यहाँ हम बात करेंगे उन अतिरिक्त चिपों की। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ को प्रोसेसर। इसके बारे में बात करेंगे मैथ को प्रोसेसर। नाम सुना है आपने? नहीं सुना? चलिए, तो अगला हम बात करेंगे मैथ को प्रोसेसर पे। मैथ को प्रोसेसर, ये पेपर में पूछा गया था हाल ही में, ठीक है? 2023 आई थिंक जुलाई अगस्त का पेपर देख लेना, उसी में है शायद, ठीक है? तो अगर हम बात करें क्या है, तो देखो वह है प्रोसेसिंग चिप। वह है प्रोसेसिंग चिप जो गणितीय संक्रियाओं को करने के लिए मदरबोर्ड में इंस्टॉल की जाए। ये क्या करेगा? सीपीयू के लोड को कम करेगी। क्योंकि हमें पता है कि अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग जैसे काम सीपीयू ही कर रहा था। अब अकेले सीपीयू पे ज्यादा लोड ना पड़े तो हमने क्या लगा दी? एक एडिशनल चिप लगा दी, एंड दैट इज मैथ को प्रोसेसर। क्या लगा दी? मैथ को प्रोसेसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो कोई व्यक्ति पूछे कि मैथ को प्रोसेसर क्यों लगाया गया, या फिर हम आपसे पूछें कि बताओ गणितीय संक्रियाओं को करने के लिए लगाई गई अतिरिक्त चिप है मैथ को प्रोसेसर। क्लियर है? या मैथ को प्रोसेसर क्या है? डेडिकेटेड है, समर्पित है इसके लिए, गणितीय संक्रियाओं करने के लिए। या फिर हम आपसे पूछें कि मैथ को प्रोसेसर के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो हम पूछें कि यह क्या करती है? सीपीयू के साथ लगाई जाती है, इसे सीपीयू के बोझ को कम कर सकें। नंबर 2, यह मैथमेटिकल ऑपरेशंस को करने के लिए समर्पित है। नंबर 3, ये ग्राफिकल डेटा को करने के लिए समर्पित है। नंबर 4, इनमें से कोई कौन सी गलत है? सी गलत है। ग्राफिकल डेटा के लिए वो है केवल मैथमेटिकल डेटा के लिए। कितना समझ में आया है? नहीं कोई समस्या? चलिए, मैथ को प्रोसेसर के बाद हम एक और चीज पे बात करेंगे, दैट इज जीपीयू। इसमें बात करेंगे जीपीयू। ये नाम सुना है आपने? जीपीयू, ये नाम सुना है? सीपीयू के साथ में सुना है। बिल्कुल सही सुना है, सीपीयू के साथ में सुना, बिल्कुल सही जगह सुना। तो जीपीयू का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ये लेटेस्ट किसी एक पेपर में था भी। सही जा रहे हो? ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है? इसका फुल नाम होता है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है? चलिए, तो अगर हम एक सिंपल सी बात करें, आप में से कोई गेमिंग का शौकीन है? मतलब BGMI या फिर कौन सा फायर खेलते हो लोग? फ्री फायर, PUBG खेलते हो? कोई खेलता है आपके साथ? ठीक है, तो ध्यान सुनो कि अगर हम जब गेम खेलते हैं तो गेम्स क्या करते हैं? आपके कंप्यूटर पर या फिर आपके मोबाइल पर थोड़ा सा बोझ डालते हैं, लोड डालते हैं। कारण क्योंकि गेमिंग के दौरान कई सारे एनिमेशंस, कई सारे ग्राफिक्स शो किए जाते हैं, तो लगातार ग्राफिक्स को क्या करना पड़ता है? प्रोसेस करना पड़ता है। और प्रोसेसिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सीपीयू रिस्पॉन्सिबल है। तो हम जानते हैं कि आपका सीपीयू सबसे ज़्यादा लोड किस पे लेता है?
ग्राफिकल डेटा को प्रोसेस करने के लिए। इसको आप इस तरह समझो कि भाई आपने एक वीडियो बनाई और आपने एक ऑडियो रिकॉर्ड करी, तो किस में आपका फोन ज़्यादा हिट करेगा, वीडियो में या फिर ऑडियो में? वीडियो में। क्यों भाई? क्योंकि वीडियो का बोझ, वीडियो का लोड, वीडियो का साइज ज़्यादा होता है और ज़्यादा डाटा प्रोसेस करेगा तो हिट करेगा प्रोसेस में। तो अगर सपोज हम गेमर हैं, हम इलस्ट्रेटर हैं, हम एनिमेटर हैं, हम CGI पे काम करते हैं, तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारा हैवी ग्राफिक्स करना है, तो हमें क्या करना है, ग्राफिकल डेटा को प्रोसेस करना पड़ेगा। ग्राफिकल डेटा को प्रोसेस करना पड़ेगा तो CPU पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा। और एक आप एवरेज एक नॉर्मल CPU के साथ अगर आप ग्राफिकल डेटा पे काम करना शुरू कर दोगे तो बेसिक काम तो कर पाओगे, लेकिन जैसे ही आप हैवी वर्क करने जाओगे आपका CPU बंद कर जाएगा, जल जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं? समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? सपोज करो कि मैं अपना फोन लेके आया तो इस फोन में मैं हैवी वर्क करना स्टार्ट कर दूँ, हैवी लोड करना स्टार्ट कर दूँ, तो इसका प्रोसेसर क्या कर जाएगा, बंद कर जाएगा, जल जाएगा। समझ में आई? तो अब मेरा काम ही वही है ग्राफिकल डेटा पे काम करना, तो मैं क्या चाहूँगा भाई मेरा लैपटॉप या मेरा डेस्कटॉप कभी जले ना, तो मैं क्या करूँगा कि ग्राफिकल डेटा को प्रोसेस करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर के अलावा एक और चिप लगा दूंगा, एंड दैट चिप इज GPU। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो GPU वास्तव में क्या है कि ग्राफिकल डेटा को ऑपरेट करने के लिए या ग्राफिकल डेटा पर काम करने के लिए हम क्या लगा रहे हैं, एक एडिशनल चिप लगा रहे हैं, और उस एडिशनल चिप को ही क्या कहा गया, GPU कहा गया। अंतराय समझो। कोई व्यक्ति अगर आपसे कहे कि GPU क्या है, कि GPU का सिंपल सी बात है कि जो गेमर होते हैं, जो एनिमेटर होते हैं, या फिर जो ग्राफिक डिजाइनर होते हैं, इन्हें हैवी क्या करना पड़ता है, ग्राफिकल डेटा प्रोसेस करना पड़ता है। तो ये क्या लगे, एक एडिशनल चिप लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एक एडिशनल चिप लगा देंगे, एंड दैट एडिशनल चिप इज GPU। और अगर अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो एक बात समझ के चलो कि भाई देखो, अगर तुम घर बनवा रहे हो, क्या बनवा रहे हो, घर बनवा रहे हो, और तुम देख रहे हो यार क्या है, जो दूसरी मंजिल, पहली मंजिल तो तुम्हें पहले से बनी बनाई थी, तुम दूसरी मंजिल बनवा रहे हो, ग्राउंड फ्लोर बनाऊंगा तो फर्स्ट फ्लोर बनवा रहे हो, और तुम देख रहे हो कि हम फर्स्ट सेकंड थर्ड भी बनवाएंगे, तो तुम क्या डलवाओ, बीम डलवाओगे, ये जो गाटर डलवाओगे वो कैसे करवाओगे, ज़्यादा हैवी डलवाओगे या कभी यार एक एक्स्ट्रा डलवा दे रहे हो। यही तो करते हैं कि अगर हमें ऊपर कंस्ट्रक्शन करना है और ज़्यादा, तो हम क्या करते हैं, एक गाटर या एक बीम एक्स्ट्रा डाल देते हैं, कोई दिक्कत ना आए। क्यों डाल दिए भाई, बोझ बट जाए। तो यही हमने यहाँ किया, इस सारा का सारा बोझ CPU ना संभाले, हमारा बोझ थोड़ा सा क्या हो जाए, बट जाए, जिससे क्या हो, CPU बर्न ना हो। ये CPU महंगा पड़ता है मेरे भाई, सबसे महंगा कंपोनेंट कौन है, CPU ही होता है। इवन तुम्हारे लैपटॉप का कुल कॉस्ट का 1/3 कौन होता है, CPU होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है। क्लियर हुआ? तो हम एक एडिशनल चिप लगा देते हैं, दैट एडिशनल चिप इज GPU। ठीक है, क्लियर है? GPU की शुरुआत करने वाली कंपनी थी NVIDIA। ठीक है, कौन सी है, NVIDIA है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए यहाँ बात करेंगे तो GPU क्या है, यहाँ देखिए तो क्या है, ग्राफिकल डेटा को प्रोसेस करने के लिए, ग्राफिकल डेटा को प्रोसेस करने के लिए लगाई गई अतिरिक्त प्रोसेसिंग चिप ही GPU है। तो जिसमें एडिशनल चिप लगा रहे हो, दैट एडिशनल चिप इज नोन एज GPU। क्लियर? अब बात आती है कि GPU कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो GPU के प्रकार, GPU 2 प्रकार का होता है। कौन सा? एक होते हैं डेडिकेटेड GPU, क्या होते हैं, डेडिकेटेड, दूसरे होते हैं इंटीग्रेटेड। तो GPU 2 प्रकार के मिलेंगे हमें, डेडिकेटेड GPU एंड इंटीग्रेटेड GPU। अब ये क्या होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अब बात करेंगे जी NVIDIA। एक बार और चेक कर लेना, शायद स्पेलिंग गलत हो। ठीक है, पहली कंपनी जिसने GPU बनाया था दैट इज NVIDIA। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया? इतनी कहानी चलेगी क्या आपकी प्रोसेसर की। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगली क्लास में क्या, कि भाई आपके मैक प्रोसेसर है, चिपसेट है, इसके अलावा कोर टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा फेमस प्रोसेसर कौन कौन से हैं, मोबाइल के प्रोसेसर कौन कौन से हैं,
लैपटॉप या डेस्कटॉप के प्रोसेसर कौन कौन से हैं, इंटेल के अलावा और कौन कौन सी कंपनियां प्रोसेसर बनाती हैं, समझ में आ रही है नहीं, ये सारी चीजें देखेंगे। क्लियर हुआ? आज के लिए ठीक है।